नमस्कार। माँ कह एक कहानी। एक बच्चे की ये प्यारी सी जिद हमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता की दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि करुणा और न्याय पर एक बहुत गहरा पाठ भी है। तो चलिए आज माँ और बेटे के इस प्यारे से संवाद के जरिए इस कहानी के दिल तक पहुँचते हैं। कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं होता, है ना? खासकर जब वो माँ या नानी दादी सुना रही हो। ये कविता भी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। एक बच्चा है राहुल, जो अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए इस प्यारी सी बातचीत का हिस्सा बनते हैं। देखिए बच्चा कितने प्यार से, कितने भोलेपन से जिद कर रहा है। वो अपनी माँ को नानी की बेटी कहकर एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है। यही तो इस कविता की सबसे बड़ी खासियत है। ये किसी किताब के पाठ जैसी नहीं, बल्कि हमारे आपके घर में होने वाली एक असली बातचीत जैसी लगती है। तो बच्चे की जिद पर माँ कहानी सुनाना शुरू करती हैं, और वो कहानी की शुरुआत करती हैं एक बहुत ही शांत और सुंदर सुबह के वर्णन से। चलिए देखते हैं कैसा है वो माहौल। वाह, क्या कमाल का दृश्य है। जरा कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत बगीचा जहां हर रंग के फूल खिले हैं। उन फूलों पर ओस की बूंदें हैं जो सूरज की रोशनी में छिलमिला रही हैं, और साथ में धीमी धीमी हल्की हवा चल रही है। प्रकृति का ये शांत रूप कहानी के लिए एक बहुत ही पीसफुल माहौल बना रहा है। तो अगर हम कविता की उन पंक्तियों को सीधी सरल भाषा में कहें तो मतलब यही है। माँ बता रही हैं कि कैसे राहुल के पिता यानी राजकुमार सिद्धार्थ उस सुबह बगीचे में टहल रहे थे। ये शांति, ये सुकून कहानी के शुरुआती माहौल को तय करता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। और अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। बगीचे की वो शांति अचानक से टूट जाती है, और एक ऐसी घटना होती है जो कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे देती है। पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे कि तभी सहसा यानी अचानक आसमान से एक हंस नीचे आ गिरा। क्यों? क्योंकि उसे एक बहुत ही तीखा तीर लगा था और उसके पंखों को चोट पहुंची थी। बस एक पल में ही कहानी का माहौल शांति से करुणा और दुख में बदल गया। यहाँ पर दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। पहला है आखेटक, जिसका मतलब है शिकारी। कहानी में ये शिकारी थे राजकुमार देवदत्त, जिन्होंने हंस पर तीर चलाया था। और दूसरा शब्द है खर-शर, जिसका मतलब है बहुत ही तीखा धारदार बाण, जिससे हंस घायल हुआ था। यही दो शब्द कहानी के असली संघर्ष की नींव रखते हैं। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब टकराव होता है दो अलग अलग सोच के बीच। एक तरफ है रक्षक, जो जीवन को बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ है भक्षक, जो जीवन को लेना चाहता है। शिकारी यानी देवदत्त उस घायल पक्षी को मांगता है। उसका तर्क है कि शिकार मैंने किया है, इसलिए ये मेरा है। लेकिन राहुल के पिता सिद्धार्थ, जो कि एक रक्षी हैं यानी रक्षा करने वाले, वो पक्षी को देने से साफ मना कर देते हैं। और बस यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। रक्षक के मन में दया है, वो जीवन की रक्षा करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर भक्षक है, जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य पाने का घमंड है और वो जिद पर अड़ा है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की दो बिल्कुल अलग नजरियों की है। जब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो ये मामला पहुंच जाता है दरबार में न्याय के लिए। और अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पक्षी का असली हकदार कौन है, जिसने जान ली या जिसने जान बचाई। अब ये विवाद सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा। ये विवाद बन गया सदय और निर्दय के बीच, यानी दया और क्रूरता के बीच की लड़ाई। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे। तो बात पहुंच गई न्यायालय में, और अब फैसला होना था। और यहीं पर माँ एक बहुत ही दिलचस्प काम करती हैं। वो कहानी को रोककर फैसला राहुल पर छोड़ देती हैं। वो उससे पूछती हैं कि न्याय किसके साथ होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमें फैसला करना होता तो हम क्या करते? ये दुविधा हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम शिकारी और बचाने वाले दोनों के तर्कों को सुने, तो क्या फैसला करना आसान होगा या और मुश्किल? ये गतिविधि हमें सिखाती है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनना कितना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि छोटा सा राहुल इस बड़ी सी नैतिक दुविधा का क्या हल निकालता है। उसका जो फैसला है, वही इस पूरी कहानी का असली संदेश है।
राहुल का जवाब सुनिए, कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली और कितना गहरा है। वो कहता है कि अगर कोई किसी बेगुनाह को मार रहा है तो उसे बचाने वाला ही तो बड़ा होगा। सच्चा न्याय हमेशा दया का दान देता है, वो हमेशा मारने वाले के ऊपर बचाने वाले को चुनता है। और यही इस पूरी कविता का दिल है, इसका केंद्रीय संदेश। एक बच्चे के मुंह से न्याय की इतनी बड़ी और सच्ची परिभाषा हमें सिखाती है कि करुणा और दया का भाव किसी भी कानून या अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। चलिए, अब जरा इस कविता की बनावट और इसकी खूबियों पर भी गौर करते हैं, जो इसे इतना खास बनाती हैं, जैसे कि इसकी बातचीत वाली शैली और प्रकृति का खूबसूरत इस्तेमाल। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता को एक माँ बेटे की बातचीत के रूप में लिखकर कमाल कर दिया है। इसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन है, आसान तुकबंदी है जैसे रानी और कहानी, और सही जगह पर विराम चिन्हों का इस्तेमाल भावों को और भी गहरा बनाता है। ये सारी चीजें मिलकर इस कविता को यादगार बना देती हैं। और कविता के आखिर में जब राहुल अपना फैसला सुनाता है तो माँ उसकी समझदारी की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि राहुल ने कहानी के गुण को, उसके असली मतलब को समझ लिया है। ये बातचीत कविता को एक बहुत ही प्यारा और संतोषजनक अंत देती है। तो ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में दया और न्याय की क्या जगह है। क्या असली न्याय वो नहीं जो हमेशा करुणा और दया के साथ खड़ा हो? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।